गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप लोग? बढ़िया, मस्त है। आप बताओ क्या बात। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आप लोग का क्लास ना ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में, डिटेल पढ़ने के चक्कर में, लिख लिख के पढ़ाओ, ये करो वो करो, चक्कर में क्लास खत्म हो चुका है। ये एक्स्ट्रा क्लास लगवाए हैं हम। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। आज 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। राधे राधे। कल क्लास क्यों नहीं हुआ था? अरे बाप रे, अंजनी मिश्रा। बात तो सही है। कल क्लास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि क्लास का आप लोग का टाइम खत्म हो चुका है। अब जो क्लास चल रहा है वो एक्स्ट्रा क्लास चल रहा है, इसीलिए क्योंकि आप लोग का फरमाइश बहुत ज्यादा था ना, लिख के बताइए, आराम से बताइए, धीरे धीरे पढ़ाइए। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग 1857 का विद्रोह जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है। 1857 का विद्रोह देखिए। अरे चंदन, वैलिडिटी आपका जून तक हो या सितंबर तक हो, क्लासवा थोड़ी चलेगा, वो तो वीडियो अवेलेबल रहेगा आप लोग के लिए। कब तक चलेगा क्लास? सोनम भारती खत्म कर देंगे 10 दिन में, टेंशन मत कीजिए। यूट्यूब पे मैं 3 बजे आता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे 3 बजे आता हूँ, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। 3 बजे 3 PM पे, ठीक है। तो 3 PM पे आते हैं यूट्यूब पे। देखिए 1857 की क्रांति सबसे पहले तो, ठीक है। आज खत्म करेंगे 1857 की पूरी क्रांति, और मैं वही टिक लगा दूंगा ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले तो क्रांति का कारण क्या था? तो क्रांति के कोई एक कारण नहीं थे, क्रांति के कई कारण थे, ठीक है। अब ध्यान से, अब आप लोग शांत से रहिए। हम नहीं लटकाए हैं विनायक 1.0 का पिंटू। हम पहले भी बता चुके हैं कि विनायक 1.0 के सारे बच्चे यहाँ ट्रांसफर होने का ऑर्डर हुआ है। आपको लगता है अगर लटकाना होता तो ये क्लास भी लटकाते? मेरा पर्सनली किसी के साथ दुश्मनी थोड़ी है, ये मेरे हाथ में नहीं है बाबू, बात समझिए। उस क्लास का पता है क्या हुआ? उस क्लास में काफी लंबे, मान लीजिए हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, तो यहाँ तक जो है जीतू सर पढ़ाए थे, जितेंद्र सर पढ़ाए थे, जय सर पढ़ाए थे, ठीक। उसके बाद मुझे पढ़ाना था यहाँ से नीचे, लेकिन फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो हुआ कि नहीं यहाँ से पढ़ाया जाए, तो इतने समय में इतना पढ़ाना है तो क्लास होगा ही, लटकेगा ही। फिर जब मैंने वहां पे ये डाला, मेल डाला कि मुझे क्लास चाहिए एक्स्ट्रा, मैंने जब प्रॉपर मेल डाला कि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, तो वहां से जवाब आया कि आप सारे बच्चे को ट्रांसफर कर लीजिए 4.0 में। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं वो कंप्लीट नहीं हुआ स्वराज जी। चलिए जो क्लासेस मुझे दिया जाता है वो मैं लेता हूँ। सुनिए, अब मैं आप अति कर रहा हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ मैसेज को। अब सुनिए जल्दी से। देखिए 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, ठीक। जैसे राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, सामाजिक कारण था, और तत्कालिक कारण था, ठीक है। धार्मिक कारण भी था ही। तो सबसे पहले राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का मतलब है कि 1857 के विद्रोह में आप लोग को पता है कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट वाले भी शामिल हो गए थे, जो देसी रियासत वाले थे वो भी शामिल थे 1857 की क्रांति में। तो वो लोग जिन कारणों से शामिल थे उसको कहेंगे राजनीतिक कारण, क्योंकि ये राजनीति का मामला है, दो साम्राज्य के राजाओं के बीच का मामला है, इसलिए क्या है, ये राजनीतिक कारण है। तो राजनीतिक कारण में क्या क्या था सोचिए। वैसे ये आप लोग को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछेगा, लेकिन ओवरऑल समझाने के लिए हम समझा देते हैं थोड़ा सा आराम आराम से। तो राजनीतिक कारण का क्या मतलब हुआ? आम जनता और आपका सरकार के बीच अगर कोई मुद्दा फंसेगा तो वो राजनीतिक कारण नहीं होगा, वो कारण कुछ और हो सकता है। आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, विस्थापन का कारण हो सकता है।
लेकिन जब दो सरकारों के बीच झगड़े होते हैं ना, तो वो राजनीतिक मामला होता है। ठीक है, वो क्या होता है, राजनीतिक मामला होता है। तो राजनीतिक कारण में आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण प्रिंसली स्टेट वाले, देसी रियासत वाले अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। ठीक है, तो वो कारण क्या था, डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत और लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। अब इससे दो चीज आपको आएगा कि पूछेगा आपसे क्या, सहायक संधि किसकी थी, तो आप लोग मार दीजिएगा डलहौजी का, वेलेजली का था सहायक संधि। वेलेजली, डलहौजी, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, 4 ऑप्शन देगा, तो आप क्या मारेंगे, सहायक संधि वेलेजली मारेंगे। और व्यपगत का सिद्धांत कौन सा जो है गवर्नर जनरल लागू किया था, तो डलहौजी लागू किया था, ये दो कर लेंगे। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत क्या कहता है, व्यपगत का सिद्धांत कहता है कि जिस हिंदू राजा के पुत्र नहीं होंगे वो गोद नहीं ले सकता है, उसका राज्य हम अपने राज्य में मिला लेंगे। यही है व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत क्या कहता है कि अंग्रेजों ने हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र, दत्तक मतलब गोद लेने लिया हुआ पुत्र के, पहले क्या होता था, जिस राजा को पुत्र नहीं होता था वो किसी को गोद ले लेता था, फिर वही उसका उत्तराधिकारी बनता था, राजा बनता था। बोला नहीं, गोद लेने का अधिकार खत्म। जो व्यपगत का सिद्धांत है ये दरअसल वही है, गोद लेने के क्या बोलते हैं सिद्धांत को खत्म कर दिया गया। और इस तरह से कई राज्यों को मिला लिया गया। ये देखिए, सतारा को 1848 में, जैतपुर संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, मैं एक टिक कर देता हूँ। डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम, सतारा 48 में, जैतपुर संभलपुर 49 में, बघाट 50 में, उदयपुर 52 में, झांसी 53 में, नागपुर 54 में, करौली 55 में, अवध 56 में। आप लोग को इसमें से जो भी मुख्य मुख्य याद कर लीजिएगा, जैसे अवध कर लीजिएगा याद, झांसी याद कर लीजिएगा, और एक बार सारा पढ़ लीजिएगा। सतारा तो याद कर ही लीजिएगा क्योंकि सतारा पहला स्टेट था जिसको व्यपगत के सिद्धांत के तहत हड़पा गया था। तो आप समझ गए कि ये जो है डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन इसमें से हम कुछ पूछने लायक निकाल लिए, जैसे कि सहायक संधि कौन लागू किया था, वेलेजली लागू किया था। व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंग्रेजी में बोलते हैं, कौन लागू किया था, डलहौजी लागू किया था। ये तो पूछेगा, कारण नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिएगा। एक बार कभी बार क्रम लगाने के लिए कह देता है, या सबसे पहला राज्य जिसे डलहौजी ने हड़पा था कौन था, वो सतारा था, 1848 में हड़पा था। झांसी को कब हड़पा था, क्योंकि झांसी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, न्यूज में नहीं मतलब बहुत पॉपुलर हो गया झांसी, क्यों, लक्ष्मीबाई के कारण ना, उसपे उनपे जो है कविता बन गया, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी जी वगैरह वगैरह, एक प्रतीक बन गई। ठीक है, महिला सशक्तिकरण का। तो झांसी को 1853 में हड़पा था। ठीक, ये अगला धार्मिक कारण, 1850 में आए धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा, 1850 में आया था धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। ये कब आया था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850 में आया था, ये पूछता है सवाल। और धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम क्या था, पहले ये था कि अगर कोई ईसाई बने तो उसको पैतृक संपत्ति से हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 4 बेटा है किसी आदमी को और एक बेटा ईसाई बन गया तो उसको पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था, बाप के जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के तहत क्या किया गया, ये लागू किया गया कि अगर यदि कोई ईसाई धर्म कबूल भी कर लेता है तब भी जो है क्या होगा कि उसको अपने पप्पा के संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, बस 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया गया। 1813 में पूरा खुला छूट दे दिया गया कि जहां जाना है जाओ, जिसको ईसाई बनाना है ईसाई बनाओ। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड केनिंग के समय पर पास हुआ था 1856 में। कब हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास, 1856 में हुआ था। प्रस्तुत किया गया डलहौजी के समय में, पर डलहौजी चला गया, उसमें बाद केनिंग आया, पास हुआ केनिंग के समय में। आप लोगों को पता है आर्थिक कारण में इधर धार्मिक कारण था, एक धार्मिक कारण में उस चर्बी वाला कारतूस भी था, लेकिन उसी ने क्या किया, चिंगारी भड़काई, इसलिए उसको तत्कालिक कारण में रखते हैं। आर्थिक कारण में वही स्थायी बंदोबस्ती, रैयतवारी और भू राजस्व की 3 नीति थी। स्थायी बंदोबस्ती जिसको जमींदारी सिस्टम कहते हैं, रैयतवारी और महालवाड़ी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नहीं यहाँ नहीं लिखता हूं, छोड़ देता हूं। ठीक है, अगला अब सैन्य कारण। सैन्य कारण में क्या था, देखिए लॉर्ड केनिंग के समय 1856 में सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम पारित किया गया। अब सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम क्या था, तो सुनिए, जो हिंदू सैनिक थे अंग्रेजी सेना में, हिंदुओं में मान्यता थी कि अगर समुद्र पार किए तो धर्म भ्रष्ट, धर्म चला गया, अब तुम अधर्मी हो गए हो, तो नहीं जाते थे हिंदू लोग क्या समुद्र पार, कुरीति आ गई थी। तो इससे अंग्रेजों को नुकसान होता था। अगर भारतीय सैनिक का वो चाहता था क्या कि दूर जाके लड़े, तो ये लोग जाता नहीं था। तब क्या हुआ कि कैनिंग ने एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया और सैनिकों को क्या बोला,
अब अनिवार्यता जहां भेजेंगे वहां जाना होगा, समुद्र पार भेजेंगे समुद्र पार भी जाना होगा। तो इससे सैनिकों में थोड़ा रोस्ट हो गया कि तो मेरे धर्म के विरुद्ध जा रहा है, ठीक है। तो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कब पारित किया गया था? कैनिंग केस में पारित किया गया था 1856 में। बस इतना जो है कर लीजिएगा आप लोग। इसका मतलब यही है कि सैनिक को जाना होगा अंग्रेज आदेश पर, जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी सैनिकों को जाना होगा, समुद्र पार भी अब सैनिकों को जाना होगा अंग्रेजी आदेश से, ठीक है। 1854 में डाकघर अधिनियम लाया गया। डाकघर अधिनियम कब लाया गया? 1854 में। ये पूछेगा अब ये क्या था, तो सुनिए, डाकघर अधिनियम से पहले जो था, तो आप लोग पता नहीं चिट्ठी विट्ठी लिखे हैं कि नहीं, पहले उस पर स्टाम्प चिपकाया जाता था, वही सरकार का फीस होता था। जो आपका चिट्ठी सरकार अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करके पहुंचा रही है आपके चचा फूफा नाना मौसा मौसी तक, उसके वजह सरकार जो पैसा लेगी वही स्टिकर का लेती थी पैसा, ठीक है, 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया जैसा भी हो। तो सैनिकों को वो चीज नहीं लगता था, स्टाम्प नहीं लगता था। सैनिक अपने आप को समझता था, अरे तुम लोग को गांव देहात जाता था, तुम लोग को तो स्टाम्प लगता है ना, कहीं चिट्ठी भेजते हो, तो हम लोग को नहीं लगता, हम लोग सैनिक हैं। इस अधिनियम के तहत सैनिकों को भी कहा कि अब तुमको भी स्टाम्प शुल्क देना होगा। तो सैनिक के विशेषाधिकार का हनन हुआ, उसको जो एक्स्ट्रा पावर मिला था उसी से उसका जो है उसका हनन हुआ। तो सैनिकों का विशेषाधिकार के हनन जैसा था ये, सैनिक गुस्सा हो गए थे, ठीक। और एक पील आयोग गठित हुआ था। पील आयोग का गठन किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। पील आयोग के गठन के कब किया गया था ये पूछता है। 1857 का जब विद्रोह हो गया था उसके बाद किया था गठन, ये विद्रोह के बाद की घटना है। क्यों किया गया था पता है? क्योंकि बोला गया देखो इन लोगों को क्या करो ना, रेजिमेंट बना दो जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, ताकि इन लोग का आपस में प्रतिस्पर्धा होता रहे। जैसे बिहार रेजिमेंट, जैसे राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट आपस में मिल ही नहीं सके। राजपूत रेजिमेंट के बारे को जाके कहना पता है सिख रेजिमेंट इतना बहादुर निकला, तो इसको लगा नहीं हम ज्यादा बहादुर होंगे। बिहार रेजिमेंट वाले को कहेगा पता है तुमको जो है क्या बोलते हैं ये गोरखा रेजिमेंट बहुत बहादुर है, क्या हम बहादुर बनेंगे। तो ये लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करता रहे, ये उसी समय से आया है ये चीज। इसीलिए जाति और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट बनाने का काम आजादी के बाद रोक दिया गया। आजादी के बाद सिर्फ एक रेजिमेंट बना, नागा रेजिमेंट, जबकि बहुत सारे रेजिमेंट की मांग होती है, खास करके अहीर रेजिमेंट की मांग अक्सर यूपी बिहार के आरजेडी और सपा करते हैं कि अहीर रेजिमेंट होना चाहिए सेना में यादवों का। लेकिन सरकार ने कह दिया नहीं, ये ब्रिटिश विभाजनकारी अब नहीं चलेगी, जो बन गया सो बन गया, हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अब नए तो नहीं बनेंगे, ठीक। चलिए अगला तत्कालीन कारण आप जानते हैं 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे की ब्राउन बेस की जगह पे न्यू एनफील्ड राइफल लाया, और उसको क्या करता था, कारतूस के ऊपरी भाग को दांत से खोलना पड़ता था, और ये खबर फैल गई कि कारतूस क्या गाय और सुअर के चर्बी से बना है ना, सुअर की चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया कारतूस का खोल में। जो बात सही भी था क्योंकि चर्बी तो इस्तेमाल हुआ था, अब मुर्गे का चर्बी कहां से लाएगा उतना। चलिए तो ये था तत्कालिक कारण। और इसी पर क्या हुआ, मंगल पांडे ने ठोक दिया किसको, ये घटना कब की है, 29 मार्च 1857 की है, जब मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में लेफ्टिनेंट बाग और कर्नल मंगल पांडे ने क्या किया, विद्रोह कर दिया 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के, और लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट, हाँ लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मार के हत्या कर दी। बाद में मंगल पांडे को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को बाद में फांसी दे दिया गया। कब दिया गया, तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ये सब फैक्चुअल है, आपको याद करना होगा, मैं टिक लगा दिया जो इंपॉर्टेंट है। गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी, किसकी हत्या की थी, तो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की हत्या कर दी मंगल पांडे ने। मेरा धर्म ही खत्म हो गया, हम जी के क्या करेंगे, ठाई खत्म। उसके बाद क्या हुआ, इनको फांसी दे दी गई। कब दे दी गई, कुछ पूछता है, मंगल पांडे को फांसी दिया गया था अप्रैल 57 में। ज्यादा प्रिसाइज वे में पूछे तो लिख दीजिएगा 8 अप्रैल है ना, हाँ 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। उसके बाद ये विद्रोह का शुरुआत था, शुरुआत मतलब बिगुल था, एक व्यक्ति ने बिगुल फूका। उसके बाद इसकी प्रॉपर जो शुरुआत हुई, वो प्रॉपर शुरुआत कब हुई, इसकी प्रॉपर शुरुआत हुई मई में मेरठ छावनी से। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने क्या किया, बड़ी संख्या में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे कि बोल के विरोध कर दिया। फिर अपने अधिकारियों पे गोली चलाया, जिन सैनिकों को बंदी बनाया था कैदियों को छुड़वा लिया, ठीक है, और ये लोग चल गए। जिस वक्त मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ था उस वक्त मेरठ छावनी के सैन्य अधिकारी जनरल हेविड थे, पर हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इतना डीप नहीं पूछेगा, तो इसलिए मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है।
जो टिक लगा रहा हूं उनसे ही आप लोग पढ़ना, उसी को आप लोग टिक लगा ये करना, नोट्स बनाना। ये इंग्लिश में है आप लोग को पूरा। अब 1857 का विद्रोह देखिए, यहां भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग यहां से मत चलिए, आप लोग को मैं यहां करा देता हूं ताकि तेजी से हो जाएगा। मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे काम आसान कर दिया, ये देखिए ये वाला, ठीक है। 1857 का विद्रोह एक नजर में, कहां कहां विद्रोह हुआ था, डिटेलिंग में, विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था और नेतृत्वकर्ता क्या था और उसको दमन कौन किया था। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर था, लेकिन असल जो लड़ाई लड़ रहा था बख्त खान लड़ रहा था, और निकोलसन और हडसन ने क्या किया था, इसको रोका था। निकोलसन और हडसन ने इसे रोका था, ठीक। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, और बेगम हजरत, और उसको रोका कौन था, हेनरी लॉरेंस कैंपबेल ने। कानपुर में तात्या टोपे था और नाना साहब थे, मेन नाना साहब थे, उनके सेनापति थे तात्या टोपे, ठीक है। और इसे भी कैंपबेल ने ही रोका था। फिर झांसी और ग्वालियर, झांसी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे था, और इसको क्या रोका था, जनरल ह्यूरोज रोका था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, बिहार वाले तो जानते ही होंगे, और बिहार वाले ये भी जानते होंगे कि रोका कौन था, विसेंट आयर रोका था और विलियम टेलर रोका था। बिहार का तो पता ही होगा सबको कि कुंवर सिंह के विद्रोह को किसने रोका था, विसेंट आयर और विलियम टेलर ने रोका था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला था और रोकने वाले कैंपबेल थे। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली, हालांकि बनारस में ना जनता का विद्रोह भी हुआ था, तो इलाहाबाद में बट ज्यादा प्रभावित थे लियाकत अली, और नील ने रोका था। किसने, जनरल नील ने रोका था। बरेली में खान बहादुर खान ने, और रोकने वाला कैंपबेल था। बाकी ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है गढ़मंडला जबलपुर, ठीक है। 1857 का विद्रोह एक नजर में, कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था और कौन रोका था, ये याद पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो आप लोग को करना है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है कि देखिए, इस समय कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई थी, उन घटनाओं से कभी कभी सवाल पूछता है। जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था, और अंग्रेजों ने, पता है, फैजाबाद के मौलवी जो वर्तमान में अयोध्या है पर कितना रुपया का पकड़ने का इनाम घोषित किया था, 50,000 रुपए का। 50,000 मतलब आज के हिसाब से करोड़ों रुपया हुआ। इतना आतंक मचाया हुआ था मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः कहाँ से आया था, मद्रास से आके बस गया था अयोध्या फैजाबाद में। विद्रोह के समय झंडा गीत भी एक रचना हुआ था अजीमुल्लाह के द्वारा, झंडा गीत भी लिखा था अजीमुल्लाह ने, ठीक है। और लंदन टाइम्स के पत्रकार माइकल रसेल ने इस पूरे विद्रोह को देखा था और उसने पेपर में इसका रिपोर्टिंग भी किया था। माइकल रसेल लंदन टाइम्स का पत्रकार था, और कश्मीर में भी विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया था। ये वाला भी, यहाँ से भी सवाल कुछ कुछ पूछते हैं, आप लोग कर लेना। उसके बाद ये कुछ नहीं है, इसको रहने दीजिए। इसमें यही लिखा हुआ है क्या कि देखिए, कुछ जगह विद्रोह नहीं हुआ था, जैसे बंगाल के कुछ क्षेत्रों में विद्रोह नहीं हुआ था, पंजाब के क्षेत्रों में, राजपूताना के क्षेत्रों में विद्रोह नहीं हुआ था। दरअसल पंजाब में 6-7 साल पहले ही अभी एंग्लो सिख वार हुआ था 2, और पूरी तरह से सिख साम्राज्य को खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। डलहौजी के समय ही हुआ था द्वितीय आंग्ल में ये सिख युद्ध। तो सिखों में तुरंत 6-7 साल के अंदर वापस से उठ खड़े होने का हिम्मत किसी में भी नहीं होता है। सिखों में क्यों, क्योंकि अभी भी लड़ा था। और राजपूताने शामिल इसलिए नहीं थे क्योंकि राजपूताना का जो क्षेत्र था वो शुष्क क्षेत्र था, अंग्रेजों ने उस क्षेत्र में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं थी, क्योंकि वो उपजाऊ क्षेत्र था नहीं, खनिज संपन्न था नहीं। तो राजपूताने ज्यादा त्रस्त थे नहीं अंग्रेजों से, त्रस्त तो बंगाल, यूपी, बिहार वाले लोग थे, ठीक है। यहाँ देखिए, उसके बाद 1857 के विद्रोह के बारे में कुछ लोगों ने कुछ कुछ कहा है, वो पूछता है, तो मैं 3-4 को टिक लगा देता हूँ। अगर याद किसी को करना हो तो सारा कर लेना, लेकिन 3-4 तो, जैसे यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, L.E. रीज ने कहा था यह। हाँ, 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, ये मजूमदार ने कहा, R.C. मजूमदार ने कहा है, ठीक है। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, T.R. होम्स ने कहा है। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, B.D. सावरकर ने कहा है। और ये याद कर लीजिएगा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह, ये बेंजामिन डिजरेली ने कहा है। ये बेंजामिन डिजरेली आगे जो है क्या बना, ये ब्रिटेन का PM बना था, ब्रिटिश PM बना आगे चल के। उस वक्त PM नहीं था, लेकिन आगे चल के PM बना, प्राइम मिनिस्टर बना, इसलिए इसकी बात कही बात इंपोर्टेंट हो जाती है। इसने कहा था कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुओं और मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने कहा था, ये याद कर लेना।
बीच में एक दो को छोड़ देना, और इसको चाहो तो रीज वाला भी छोड़ सकते हो, पर कर लेना, और क्या ही जाता है, पढ़ लेना लेकिन सारे को आप लोग, ठीक है। चलिए यहां तक तो हो गया 1857 के विद्रोह के बारे में जो इतिहासकारों का मत है, इन मत को आप लोग कर लेना, पूछता है सवाल मत से। मैंने एक जगह इसलिए लिख दिया है सारे के सारे मत, ताकि आप लोग को, अब देखिए 1857 पर कुछ किताब लिखा गया है, तो 1857 पर जो किताब लिखा गया उन किताब को भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये किताब कौन लिखा है पूछता है। सावरकर के बारे में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको स्वतंत्रता का संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए किया गया संघर्ष, पहली बार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा सावरकर ने, कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था। तो एक दृष्टिकोण आया कि हाँ, इस एंगल से भी 1857 को देखा जा सकता है, ठीक है। दरअसल उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बात कही थी, ठीक है। तो क्या हुआ था कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो जैसे ही इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाए वीडी सावरकर मार लेना, ठीक है। उसके बाद आरसी मजूमदार का ये वाला बुक तो याद कर लेना, द सिपाही मिटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, कौन लिखा है? द सिपाही मिटनी, ये आरसी मजूमदार लिखा है। और ये दोनों याद कर लेना। देखिए इसमें क्या ही समझाएं, किताब का नाम है, जो 1857 के विद्रोह के ऊपर किताब लिखा लोगों ने, उस किताब का नाम है ये बस, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजर लिखा है। कार्ल मार्क्स याद रखिएगा नाम, कार्ल मार्क्स जानते हैं मार्क्सवाद के लिए, ठीक है। और सिपाही, उसके बाद सैयद अहमद खां, चूंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, अलीगढ़ आंदोलन हम लोग पढ़े हैं ना। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1858, सर सैयद अहमद खां, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां का है। और 1857 एसएन सेन, ये याद कर लेना, क्यों? क्योंकि एसएन सेन सरकारी इतिहासकार थे। जब सरकारी इतिहासकार थे तो सरकार का भी एक इतिहास लेखन होना चाहिए ना सरकार की ओर से। तो सरकार ने किसको नियुक्त किया? एसएन सेन को, कि सेन साहब आपने एक इतिहास का किताब लिखिए किस पे? 1857 के विद्रोह पे। तो इन्होंने किताब का नाम ही रख दिया 1857, बस खत्म। जब एसएन सेन की बुक खरीदेंगे ना आप, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ कवर पेज पे 1857 लिखा रहेगा और कुछ भी नहीं। फर्स्ट इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस, म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, कुछ नहीं, बस 1857 इतना ही लिखा रहेगा। सुने एग्जाम अप्रैल में होगा, ये न्यूज सही है क्या? देखिए मार्च अप्रैल तो सर लोग भी बोल रहे थे कि मार्च अप्रैल तक होना चाहिए। कैसे याद करें? बार बार पढ़ के थोड़ा रिकॉलिंग कीजिए, पढ़िए, आंख बंद करके याद कीजिए क्या था क्या था क्या था। सावरकर के बुक का नाम, वीर सावरकर का, आरसी मजूमदार का, एसएन सेन का, ठीक है। पढ़िए, रिपीट कीजिए, रिकॉल कीजिए। सर आप पीपीटी से मत पढ़ाइए प्लीज, बस कीजिए, अब बस कीजिए। तो ये सारा लिखवा दें हम, ये सारा लिखवा दें। मैथ का क्लास खत्म हो गया, नहीं पता मुझे, याद नहीं होता है। देखिए राजीव, याद नहीं होता है तो इसका क्या ही विकल्प है बताइए? हाँ नहीं, ऐसे ही सही है रिजवाना। बोर्ड से साइड होके पढ़ाइए सर, बोर्ड से साइड ही हूँ भाई। मैंने टिक भी लगा दिया। देखिए हम तो ये भी कर देते कि सारा किताब लिख दिया पढ़ लेना, लेकिन हम इसके बावजूद भी आपको इंपॉर्टेंट टिक लगा दिए, और ये टिक लगा हुआ दे दिया आप लोग को, ठीक है। और क्या चाहते हैं आप बताइए? तो ये सारा है 1857 के विद्रोह के संबंध में जो पुस्तकें हैं, वो पुस्तक यहाँ है, ठीक है। उसके बाद खत्म हो गया इंग्लिश, और खत्म हो गया फिर। तो ये मैं दे दूंगा, ये 4-5 बुक पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद क्या क्या कहा था, इतिहासकारों का मत क्या था 1857 के बारे में, वो कह दिए। सभ्यता और बर्बरता के विरुद्ध संघर्ष था, सभ्यता का एवं बर्बरता का संघर्ष था। ये कौन कहा है? ये होम्स कहा है, टीआर होम्स कहा है, ठीक है। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। कहा है बेंजामिन डिजरेली कहा है, जो आगे चल के ब्रिटेन का पीएम बन गया, ठीक है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये कौन कहा है? आउटरम कहा है, जेम्स आउटरम, और एक और था, हाँ डब्ल्यू टेलर, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर कहा है, ठीक है। तो इस तरह से। और रही बात अब एमसीक्यू की, 1857 का एमसीक्यू, तो इतना तो हो गया। एमसीक्यू करना है अब आप लोग को, 1857 हो गया है, एमसीक्यू भी करा दे साथ साथ।
हाँ ना, हाँ ना। चलो 5 सेकंड है। ट्रू और फॉल्स में बताओ। ट्रू मतलब कराना है, फॉल्स मतलब नहीं कराना है। ट्रू मतलब कराना है, फॉल्स मतलब नहीं कराना है। आप लोग की स्क्रीन पर है। ट्रू मतलब कराना है, फॉल्स मतलब नहीं कराना है। 5 सेकंड है मात्र। %93 कराना है। ठीक है, करा देता हूँ, करा देता हूँ, करा देता हूँ। हम्म, 1 मिनट पहले रुके, देखने भी दीजिए जी अगर है भी कि नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। करा देंगे जल्दी से, चिंता मत कीजिए अगर होगा तो। हाँ है। चलिए शुरू कीजिए। पहला सवाल देखिए, 1857 का विद्रोह भी नहीं आया है, 2-4 सवाल के बाद आ जाएगा, क्योंकि सवाल में जरूरी थोड़ी 157 का रहता है सवाल, तो कर लेते हैं इसी बहाने। चलिए, कमेंट सेक्शन ऑन है, आप लोग जल्दी जल्दी अब आंसर कीजिए इसका, क्योंकि समय नहीं है, जल्दी जल्दी 10-10 सेकंड मिलेगा सबके लिए बस। स्तमरारी बंदोबस्ती किसने लागू किया था? वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस और लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा, स्तमरारी बंदोबस्ती क्या है? ये स्थायी बंदोबस्ती का पूर्ववर्ती है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्ती का पूर्ववर्ती है। तो ये क्या है? कॉर्नवालिस लागू करवाया था, कॉर्नवालिस लागू करवाया था। अगला, कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्ती कब लागू किया था? कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्ती लागू किया था 87 में, 89 में, 1790 में और 1793 में। क्योंकि सर एमसीक्यू टेल पे दे दीजिएगा। हाँ ठीक है, दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे, दे देंगे। चलिए ठीक है, डी 1793 ईस्वी में, 1793 में किया था स्थायी बंदोबस्ती लागू। चलिए अगला, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्ती एवं रैयतवारी प्रणाली क्रमशः कहाँ शुरू की गई थी? भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्ती और रैयतवारी प्रणाली कहाँ शुरू की गई थी? बंगाल, मद्रास, मद्रास पंजाब, मद्रास बंगाल। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये दोनों तो ऑप्शन एक ही है, नहीं एक नहीं है, यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ है। क्रमशः में जो पहले आता है उसका पहले, जो बाद में आता है उसका बाद में। पहले स्थायी बंदोबस्ती है तो वो कहाँ, और रैयतवारी कहाँ? तो आंसर हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि स्थायी बंदोबस्ती कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में, और रैयतवारी मद्रास में। ठीक है। अगला, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्ती से संबंध है? कौन से? स्थायी बंदोबस्ती, महालवाड़ी बंदोबस्ती, रैयतवारी बंदोबस्ती, उपयुक्त में से कोई नहीं। टॉमस मुनरो, स्थायी बंदोबस्ती, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और उपयुक्त में से कोई नहीं। स्थायी बंदोबस्ती, महालवाड़ी बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती और उपयुक्त में से कोई नहीं। सी। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्ती कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास और बम्बई दोनों प्रेसिडेंसी। बताइए तो, जल्दी जल्दी करिए। वैसे मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, ये टेंशन ना लीजिए आप लोग। ठीक है, डोंट वरी। बताइए कहाँ होगा? मद्रास और बम्बई दोनों में। हल्का सा बम्बई प्रेसिडेंसी का भी क्षेत्र था, ठीक है, रैयतवाड़ी के लिए। हालांकि मुख्य रूप से मद्रास था, मुख्य मद्रास था। अगला, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेहरू जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल से, किस दल से टिकट पे चुनाव लड़ा था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेहरू जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किस दल से? उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल, साम्यवादी दल। बताइए, उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव और साम्यवादी। ए, उदारवादी दल। अगला, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसको बताइए। आ जाएगा 57 वाला, आ जाएगा सवाल। क्या होगा इसका? सर ऑर्थर कॉटन। क्या होगा आंसर? सर ऑर्थर कॉटन, ए। अगला, इस सवाल को छोड़ दीजिए। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था?
यही 1857 चल रहा है। डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, सैन्य असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। देखिए इसका बी होगा। कैसे, सुनिए। कुछ लोग डी बता रहे हैं, कारण था, पर यहाँ तत्कालिक कारण बोल रहा है। तो आर्थिक शोषण तत्कालिक कारण नहीं था, ये लंबे समय में सिंचित कारण था। खत्म। इसकी हड़प नीति भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि विद्रोह की जो शुरुआत हुई है राजनीतिक कारण था। हम आपको बताए थे अभी, विद्रोह की शुरुआत हुई थी कब? चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस सैनिक ने गोली चलाया था। तब तो सी होना चाहिए, सैन्य संतोष होना चाहिए। लेकिन हमको एक बात बताइए आप लोग ध्यान से, कि सैनिक असंतुष्ट क्यों था? मंगल पांडे ने गोली क्यों चलाया? क्योंकि उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको वेतन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको सही से हथियार नहीं दिया जा रहा था, या उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, या उसको छुट्टी नहीं दिया जा रहा था, 24 घंटे खटाया जा रहा था, या उसको लगा कि उसके धर्म में हस्तक्षेप हुआ है। उसको तो जब उस बोला हम चर्बी वाला कारतूस नहीं चलाएंगे, इसका मतलब क्या था? कि उसका धार्मिक भावना आहत हो रहा था ना, तो उसको लग रहा था मेरे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा मामला? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप होगा तत्कालिक कारण में। भले वो सैनिक था, लेकिन वो धार्मिक रीजन से गोली मारा था। अगला, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपयुक्त कोई नहीं। अभी तो इसको किए थे हम लोग, बताइए। दीपक सर का क्लास नहीं होगा, मुझे नहीं पता रितु। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश था, सैनिक असंतोष था, ईसाई मिशनरी का प्रबंधन था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। बताइए, व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? तो मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां थी। देखिए डी होगा। क्यों? क्योंकि जन आक्रोश तो था, सैन्य असंतोष भी हुआ था, ईसाई मिशनरी का भी प्रबंधन था, जबरदस्ती सबको धर्मांतरण कराया जा रहा था, तो विद्रोह कर रहे थे। लेकिन ये सब स्वतंत्र कारण है, छोटे कारण है, ये बड़ा कारण है। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति इतनी बुरी थी जिसके कारण जनता में आक्रोश था, जिसके कारण सैनिक में असंतोष था, जिसके कारण ईसाई मिशनरी का प्रबंधन गलत हो रहा था। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति एक बड़ा गोला है, और बाकी जन आक्रोश, सैन्य असंतोष, ईसाई मिशनरी, आर्थिक कारण सब उस छोटे गोले हैं, उसमें समा जाएंगे। 57 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है? बताइए। आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। जन्मस्थली 57 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बताइए आप लोग, कहाँ है? क्या होगा? सी, वाराणसी। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी था, और ग्वालियर में उनका बड़ा अति है, क्या बोलते, समाधि स्थल है। क्योंकि उनकी जो हत्या हुई थी अंग्रेजों द्वारा, वो कहाँ हुई थी? मृत्यु जो वीर गति को प्राप्त हुई थी, वो ग्वालियर में हुई थी। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अवध में लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल। बताइए तो। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा आसफ अली, बेगम हजरत महल। क्या होगा? बेगम हजरत महल। ठीक है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। अगला, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? नाना साहब, अजीमुल्लाह, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। बताइए आप लोग कौन थे? इलाहाबाद में 57 के क्रांति के नेता कौन थे? नाना साहब थे, अजीमुल्लाह थे, तात्या टोपे थे, और मौलवी लियाकत अली थे। कौन था इसमें से? क्या होगा? डी, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्लाह था, बिरजिस काजी था, तात्या टोपे था, उक्त में से कोई नहीं था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? बताइए। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? क्या होगा? तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। कुंवर सिंह क्या थे? 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वो कहाँ से संबंधित थे? ये तो आसान है जी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? बिहार से थे।
सिंपल सी बात है। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, मक्खनलाल चतुर्वेदी। बताइए। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, ये लोग सहयोगी थे। और ठीक इसी समय कौन? मक्खनलाल चतुर्वेदी भी एक्टिव थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? शहादत खान। भले आपको शहादत खान, इसको कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस से आंसर निकालना, कि हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, शहादत खान के बारे में हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन एलिमिनेशन प्रोसेस से कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों के बारे में तो हम पढ़े हैं, जानते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा? सी। संघर्ष किया था किसने 57 के विद्रोह में? चंद्रशेखर आजाद। तो याद है अल्फ्रेड पार्क में ये इनकी अंग्रेजों के मुठभेड़ में इन्होंने गोली मार ली थी। ये 1929-30 सब का बात है, 30-31 का, 1929-30 का। और रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया था। और माखनलाल चतुर्वेदी साहित्यकार थे उसी समय, जिन्होंने वो पुष्प की अभिलाषा कविता लिखा था। मुझे तो लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाए वीर अनेक। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। अभी हम बताए थे ये चीज आप लोग को। बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और लखनऊ। क्या होगा? झांसी होगा, चित्तौड़ होगा, जगदीशपुर। चित्तौड़ होगा। क्यों? चित्तौड़ राजपूताना का भाग है, और हम बताए थे ना अभी कि राजपूताना क्या था, इसमें अछूता रहा था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, विलियम बेंटिक ने। आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था इलाहाबाद को? बताइए तो। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को कौन बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को कौन बनाया था 1857 में? तो कौन बनाया था? कैनिंग बनाया था। ठीक है, कैनिंग क्या था? वायसराय था, नहीं गवर्नर जनरल था। बाद में 57 के बाद विद्रोह 58 में के बाद सत्ता परिवर्तन जब हुआ तो वो वायसराय बन गया, पहला वायसराय भारत का। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी.ए. स्मिथ, पी. रॉबर्ट्स, वी.डी. सावरकर, वही विनायक दामोदर सावरकर और सभी ने। क्या होगा? वी.डी. सावरकर। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने कहा था। अगला, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक बताइए कौन थे? छोड़ दीजिए, अब 1857 का विद्रोह खत्म हो चुका है। करना है 5-7 सवाल, कर ही लीजिए। कभी कभी पूछ देता है, तो जब कर रहे हैं तो कर ही लीजिए ना। कौन थे? बी, दीनबंधु मित्रा। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्रा थे। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? दीनबंधु मित्रा, बंकिम चंद्र चटर्जी। 1770 में हुआ था, नहीं 1777 में हुआ था, 1777। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र। सन्यासी विद्रोह, इस पर एक मूवी आ रही है सन्यासी विद्रोह पे, बताइए। क्या होगा? बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रानाडे, राम गोपाल कृष्ण गोखले, वसुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले। रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? बताइए। जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वसुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले। किसने किया था? वसुदेव बलवंत फड़के, सी। रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वसुदेव बलवंत फड़के ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल सिंह ने, मास्टर तारा सिंह ने, शिबू सोरेन ने, सिद्धू कानू ने। बताइए तो, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 के आसपास विद्रोह हुआ था। इसके साथ दो और लोग थे शामिल, चांद और भैरव भी शामिल थे। जो भी था इसमें से विद्रोह का नेतृत्व करता हुआ कौन था? सिद्धू कानू था ना। सिद्धू कानू, चांद भैरव। शिबू सोरेन तो अभी भी जिंदा है भाई, ये 1855 में कैसे ये हो सकता है? तो सिद्धू कानू और चांद भैरव। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान संथालों से, कच्छा नागा से, कोल से, बिरसा मुंडा से। याद कीजिए। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है इनके ही। तो कब होगा? बिरसा मुंडा, 15 नवंबर, जनजातीय गौरव दिवस। उलगुलान विद्रोह इन्हीं से जुड़ा हुआ है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ खोला था? बताइए। मद्रास में, बंबई में, अलीगढ़ में, कलकत्ता में। मद्रास, बंबई, अलीगढ़, कलकत्ता। भारत में प्रथम मदरसा कहाँ खोला था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ खोला था? डी, कलकत्ता में। क्या है?
अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ खोला था? कलकत्ता में खोला था। अगला, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेकाले, बंकिम चंद्र। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेकाले, बंकिम चंद्र ने। बताइए। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। स्थापना वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की था। निम्नलिखित में से किसे पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की संस्था प्रदान की गई थी? वो 1857 खत्म हो चुका है, बस करा देते हैं। दादा भाई नेरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद। कौन होगा? निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता दी गई थी? इसका होगा माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त। दो और है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किससे संबंधित है? एजुकेशन, बालिकाओं की शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। अरे बाप रे, सब तो शिक्षे से है। याद रखिएगा, हंटर कमीशन लगभग 1880-82 के आसपास आया था, 1882 के समथिंग था। ये कब होगा? ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होगा। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, वो किससे संबंधित है? इसको समझा देते हैं। रेलवे, शिक्षा, सिंचाई और गरीबी हटाओ से। रेलवे से, शिक्षा से, सिंचाई से, गरीबी हटाओ से। पहले आंसर कर लीजिए, फिर मैं समझा देता हूँ इसको। क्या होगा? ये था शिक्षा से। ये कहना था अंग्रेजों का, देखो हम ऊपर 500 आदमी को पढ़ा देते हैं या 5000 आदमी को पढ़ा देते हैं अंग्रेजी, बाकी 5000 किसको पढ़ा देगा? 50,000 को पढ़ा देगा। ये 50,000 5 लाख को पढ़ा देगा, और ये 5 लाख 50 लाख को पढ़ा देगा। ठीक है, और ये 50 लाख फिर 5 करोड़ को पढ़ा देगा। इसी को कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। लेकिन जिस 5000 को पढ़ाया वो लोग अपने आप को अंग्रेज समझने लगे, इलीट समझने लगे, और ये पूरा प्लान खत्म हो गया। आज भी देखते हैं, जो अंग्रेजी बोल सकता है, अंग्रेजी पढ़ सकता है, वो अपने आप को क्या समझता है? साधारण आदमी समझता है, या बस सिर्फ अंग्रेजी बोल और समझ सकता है फराटेदार, तो अपने आप को बस उतने से ही वो शशि थरूर समझना शुरू कर देता है। तो ये चीज काम नहीं किया आगे। तब आगे आया वुड डिस्पेंस 1854 में, तो अंग्रेज बोला हम ही पढ़ाएंगे, तुम लोग के इससे नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे खत्म कहानी। हाँ, खत्म हो गया है। तो ठीक है, मैं ये टेलीग्राम पे दे दूंगा, एमसीक्यू में टेलीग्राम पे दे दूंगा, और बाकी नोट्स में दे दूंगा। ओके, जाइए अब और किस चीज आप लोग पढ़िए। आज आप लोग को बहुत सारा रिवाइज करना है 1857 में। ठीक है, बाय एवरीवन, जाइए। कल से आप लोग का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हम शुरू कर देंगे। आप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे कल से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से आते हैं, तो क्यों ना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा जाए। तो कल से आप लोग का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल शुरू कर देंगे हम, ताकि तेजी से खत्म कर सकें। पूरा स्वतंत्रता आंदोलन बचा हुआ है, इंडियन फ्रीडम। कल से कांग्रेस की स्थापना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, बाय। हाँ, यही एमसीक्यू देंगे भाई मेरे 1857 का। ठीक है, बाय।